जी। तो प्यार की दुनिया बताने आ गए, गीत की गंगा बहाने आ गए, थाम कर दिलों को अपने बैठ गए, हम दिलों में घर बनाने। बहुत बहुत स्वागत है धीरज मिश्र भैया। ये आपकी लाइन जी जी मैंने सही मौके के हिसाब से निकाल के रखी। जी तो मैं आपका एक सूक्ष्म परिचय दे दूं, जी। ठीक है? तो आप हैं कवि धीरज मिश्र। आपका परिचय महज इतना ही नहीं है, इतने में ही महदूद करना बहुत ही अन्याय की बात होगी। आप मार्शल आर्ट के ट्रेनर हैं, अजय मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सीईओ एंड फाउंडर मेंबर हैं, जिससे आप बच्चों को वर्कशॉप वगैरह देते हैं और मार्शल आर्ट के लिए तैयार करते हैं। और साथ ही साथ आपको शास्त्रों का काफी अध्ययन है। और इसके साथ ही साथ आप राजनीति में भी अच्छी समझ रखते हैं। राजनीतिक विषयों पर भी आपसे एक लंबी चर्चा हो सकती है। तो जी खैर फिर कभी हम लोग एक अलग से विषय बनाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहते जी हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी बैनर की तरह, एनजीओ की तरह कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे किसी को अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप हमेशा वहां पर हमें खड़े मिलते हैं। जी। और हाल ही में आप एक नई उपाधि से अलंकृत हुए हैं, तो उसके बारे में बताएं। उससे पहले आपकी चार पंक्तियां मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जी हालांकि वो अब फिर से खारिज हो चुकी है कि नैन खारे रहेंगे तुम्हारे लिए, जोग धारे रहेंगे तुम्हारे लिए, वाह। तुम भले ही किसकी सुहागन बने, हम तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे। तो जिस उपाधि की मैं बात कर रहा था वो उपाधि है पति की। तो हाल ही में धीरज मिश्र भैया पति बन चुके हैं। जी तो जी। इस पर आप एक टिप्पणी हो तो बोलिए, आइए। इस पे एक टिप्पणी क्या है? हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जी। अब शुरू करिए। मैं आप सभी जो लोग जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि इन्होंने बताया, तुम्हारे लिए पंक्तियां जो है आज अप्रासंगिक हो चुकी हैं, और पूरी श्रृंखला मैंने कभी लिखी थी। और जी जी अब मैं उसके आगे की चार पंक्तियां आपको सुना देता हूं जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। कि जी। मोहब्बत के कई नगमे सजाकर साथ लाए हैं, क्या बात। मोहब्बत के कई नगमे सजाकर साथ लाए हैं, किसी की आंख से मोती चुराकर साथ लाए हैं, और जिसे अपना बनाने का कभी वादा किया हमने, उसे बाकायदा हाँ, दुल्हन बनाकर साथ लाए हैं। क्या बात है, क्या जी बहुत अच्छा। ये तुम्हारे लिए की श्रृंखला से चार लाइनें हमें और याद आती हैं। जी वो भी हालांकि वो भी अप्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि अब तो कोई प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा की बात रही नहीं कि यंत्रणाएं सहेंगे तुम्हारे जी लिए, मृत्यु से भी लड़ेंगे तुम्हारे लिए, जी तुम मदर वापसी की प्रतिज्ञा करो, हम प्रतीक्षा करेंगे। बहुत खूब। जी। तो कब आपको लगा कि आपको कवि बनना चाहिए और क्यों लगा? और फुल टाइम कवि बनना चाहिए या पार्ट टाइम कवि बनना चाहिए? देखिए, कोई भी काम करना चाहिए तो वो पूरी तरीके से समर्पित होकर करना चाहिए। मैं जी जी। ग्रेजुएशन के समय से ही जो है, इंटर से ही मैंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, तभी से मैंने छोटी मोटी कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। और ग्रेजुएशन में आके कहानी लेखन थोड़ा सा और ज़्यादा गंभीर। अचानक एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, उसमें कविता का एक कार्यक्रम हुआ। तो ऐसे ही मैंने जी जो जी। है एक लड़का वहाँ पे लेकर आया, तो उसने किसी को दिखाया, अपनी कविता दिखाई। तो जरा सी कविता थी, तो वो कविता अपनी एक्चुअल में वो एक अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि एक वरिष्ठ कवित्री थी, उनको दिखा के वो आए। तो उन्होंने क्या किया था, उसकी हम्म। पुरानी कविता को पूरी तरीके से वो अपने हिसाब से लिख दिया था। रिराइट करने के चक्कर में उस कविता का जो वो लड़का जो लिख के ले गया था, उसको हूबहू पलट दिया उन्होंने, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने लिख दिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है भाई। उस कविता का जो वो स्वयं वो लड़का जो कहना चाह रहा था,
मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं रोहित पांडे जी, और सामाजिक तौर पे भी वो सक्रिय रहते हैं और इस समय पत्रकारिता में हैं। तो ये उन्हीं के साथ घटना घटी। तो मैंने कहा ऐसे नहीं लिखी जाती कविता। तो बोले कैसे लिखी जाती? मैंने कहा बताऊंगा। उसके बाद मैंने सीखना शुरू कर दिया और फिर मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, और उसके बाद से 3rd ईयर तक आते आते थोड़ा बहुत कविताएं लिख के, और एमए मैं जब करने लगा तो उसी समय, मतलब एमए के पहले ही, मतलब बीए 3rd ईयर हमारा कंप्लीट ही हो रहा था, मैं देवल आशीष जी के संपर्क में आया। तो उन्होंने मुझे चेतना साहित्य परिषद भेजा। तो वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। मैं लिखता रहा, और लिखते लिखते आज ये है कि 7-8 वर्ष लगभग हो चुके हैं साहित्य में। और थोड़ा बहुत ये लगता है कि कभी कभी संतुष्टिदायक होता है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं साहित्य में। सबसे अच्छी बात है, एक ऐसा संवर्ग हमारा एक तैयार हुआ है लिखने वालों का, जिनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ी मित्रता है। तो लेखन आनंददायक है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे हम जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है जब आप तय करते हैं, खुद को समझाते हैं कि आप लेखक बनना चाहते हैं या कवि बनना चाहते हैं। कितना मुश्किल होता है ये खुद को समझा पाना, क्योंकि आय का स्रोत का पता नहीं होता है कि से ही कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है। मेरा ये मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। बस आपको पैसा कमाने का तरीका आना चाहिए, है ना। तो लेकिन आप केवल पैसा कमाने के लिए अगर वो काम करेंगे तो फिर आप उस पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लोग, क्या होता है कि वो पहले बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद एमबीए करते हैं, और उसके बाद आके राइटर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो साहित्य का बीज बचपन से रहता है। वो लिटरेचर के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर बीटेक ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं रहा। मेरी माताजी स्वयं जो है कहानीकार रही हैं, और रेडियो, हाँ, आकाशवाणी में उद्घोषिका थी, मतलब रेडियो जॉकी जो आप हैं, लगभग वही आकाशवाणी लखनऊ में रही हैं वो। तो उनसे कहानी लेखन का और उसके साथ साथ पढ़ने का मुझे बड़ा शौक चला आया। तो मैं लगभग, मुझे याद है हाई स्कूल 9th और हाई स्कूल में जब मैं था, तो गणित की किताबों के नीचे कहानियों की किताबें छुपा के पढ़ा करता था, और पढ़ने का बड़ा शौक था बचपन से ही। तो वो जो पढ़ने का शौक था, धीरे धीरे तो बचपन से ही तय कर लिया था कि मुझे लेखक बनना है। अब वो मैं गद्य का लेखक बनूंगा या कविता का लेखक बनूंगा, ये भी नहीं डिसाइड था। ये था कि मैं बड़ा होकर एक उपन्यासकार बनूंगा। मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था। कविता के साथ कोई भी बिल्कुल मतलब दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं था। कोई रुचि नहीं थी, कुछ नहीं था। मतलब डायरी से अगर मैंने बुक शेल्फ से किताब निकाली और देखा, तो दोनों तरफ अगर मुझे हाशिया दिखाई पड़ा तो मैं समझ जाता था कविता की किताबें वापस डाल देता था। और तब है और अब है बहुत कम, मतलब कविता पढ़ने का कभी नहीं मिलता है। जी, अभिनीत भैया आ चुके हैं। तो लेखन की शुरुआत ऐसे ही है, और ऐसा नहीं है, व्यावसायिक तौर पे भी शुरू किया जा सकता है लेखन। और निश्चित तौर पे अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं और आपको उसका रिवार्ड अगर नहीं मिल रहा है किसी भी रूप में, तो कुछ समय बाद आप उस चीज से ऊबने लग जाते हैं। भले ही वह रिवार्ड आपको प्रसिद्धि के रूप में मिले, वह रिवार्ड आपको आय के स्रोत के रूप में मिले, वह रिवार्ड आपको किसी मतलब जैसे किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया कि आपको, जैसे आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अगर आपको किसी ने एक पेन गिफ्ट कर दिया, तो वो पेन आप हमेशा जो है संभाल के रखेंगे, वो डायरी आप संभाल के रखेंगे। तो रिवार्ड बहुत जरूरी है। तो व्यावसायिक तौर पे तो लेखन करना ही चाहिए अगर आप लेखन में आए हैं। लेकिन उसके साथ मैंने एक दोहा कभी कहा था कि ज्ञानी दिखने के लिए व्यर्थ न लिखिए नित्य, ज्ञानी दिखने के लिए व्यर्थ न लिखिए नित्य, उत्तरदायित्व भरा कर्म क्षेत्र साहित्य। तो यह जो साहित्य का क्षेत्र है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। और अक्सर लोग आप अगर कभी रूस का इतिहास देखें, फ्रांस का इतिहास देखें, अमेरिका का इतिहास देखें, तो वहां पर जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई वो साहित्य के माध्यम से ही हुई हैं। तो साहित्य क्रांति का बहुत बड़ा जो है द्योतक है, और एक बहुत बड़ा सूत्रधार है, बन सकता है, कारक है। जी, हमने देखा कि रोम से जब पुनर्जागरण शुरू हुआ तो एक तो कलाकृतियों के माध्यम से और दूसरा लेखन के माध्यम से, ये तो मुखर स्तंभ थे। जी। अच्छा, रिवार्ड की बात कर रहे थे आप, तो क्या
क्या एक रिवॉर्ड हो सकता है कि आप लिखने के साथ आपको आंतरिक सुख मिले उससे? बिल्कुल। और उसको आप रिकॉर्ड करके देखेंगे। हालांकि कोई दूसरा आपकी प्रशंसा करे या ना करे, जी। या कुछ ऐसा फिजिकल कोई एक रिवॉर्ड मिले या कोई एक शील्ड मिल जाए, उसके उसके इतर आपको अगर आंतरिक सुख मिल रहा है लिखने के साथ। देखिए, दोनों चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को आंतरिक सुख के, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन वो धार्मिक साहित्य जब आप रचते हैं, आप अपने इष्ट के लिए कोई चीज लिखते हैं, तो वो आत्मा की भूख के लिए लिखते हैं आप। और दूसरी भूख होती है आपके मन की भूख। मन चंचल होता है, इधर जाता है उधर जाता है ना। तो वो साहित्य अलग है। तो जब आप आत्मा के लिए लिखते हैं, आत्मा की भूख मिटाने के लिए लिखते हैं, अपने इष्ट के लिए लिखते हैं, तो वह साहित्य आपको संतुष्टि प्रदान करता है। तो आत्मतुष्ट होने के लिए वह साहित्य पर्याप्त है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। लेकिन जब आप व्यावसायिक तौर पे लेखन में आते हैं, आप पटकथा लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे अगर आप कहें कि नहीं मैंने लिख के आत्मसंतुष्टि कर लिया, ये बात जो लोग कहते हैं, तो मैं उससे कभी कभी सहमत नहीं होता हूं। क्योंकि हर आदमी के मन में रहती है कि अगर मैंने 4 लाइन लिखी है तो मैं 4 लाइन किसी को सुनाऊं और उधर से लोग कहें वाह क्या बात कही आपने। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उधर से प्रतिक्रिया नहीं आती, तो कभी कभी आपने देखा होगा मन से ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। तो रिवार्ड तालियों के रूप में भी मिलता है। तो कहने का मतलब प्रशंसा का, तो संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैं प्रशंसा का भूखा नहीं हूँ। विश्व में 100% लोग प्रशंसा पसंद करते हैं। जी जी जी। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक अच्छा कवि होना जी। और एक अच्छा बिकने वाला कवि होना, अच्छी मार्केट होना। आप देख सकते हैं कि कुछ कवि भले ही उतने अच्छे ना हो, लेकिन उनकी मार्केट बहुत अच्छी है, वो कुछ भी लिख दे चल जाता, दिख जाता है। तो इस पर दोनों चीजों के लिए हाँ, दोनों चीजों के लिए साहित्य जगत में 2 चीजें आपको लेके चलनी पड़ती हैं। अगर आप एक सफल रचनाकार होने के साथ साथ एक स्थापित रचनाकार भी बनना चाहते हैं, तो पहली चीज तो आपका लेखन अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं और हिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हास्य का कवि है, तो वो चुटकुला ही लिखेगा, पर वो चुटकुले को प्रस्तुत करने का उसका एक ढंग होता है। वो कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह बिहेव करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह बर्ताव करता है। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन कविता बोल के वो स्टैंड अप कॉमेडी बेचता है। तो वो थोड़ा सा, उसे मैं बहुत गंभीरता से नहीं लूंगा उस चीज को। लेकिन ऐसा नहीं कि स्थापित होने के लिए, अगर आप अपना व्यवहार सरल रखते हैं, विनम्र रखते हैं, अनावश्यक लोगों से लड़ते भिड़ते नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआत में किया, और अच्छा लिखते भी हैं, और उसके साथ एक बड़ी यात्रा होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक सफल व्यक्ति की सफलता तो देख लेते हैं, हम उसका संघर्ष नहीं देखते हैं। जैसे आप 1988 के आसपास जो है कुमार विश्वास जी ने अपना करियर शुरू किया। आज देश के सबसे ज्यादा, एक तरीके से कह लीजिए कि महंगे कवियों में से उनकी गणना होती है। तो उनका करियर 1988 के आसपास लगभग शुरू होता है, हो सकता है और पहले का भी हो, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है 1988 से शुरुआत है। तो 2 वर्ष वो, 10 वर्ष ये, लगभग 12 वर्ष ये और 20 वर्ष ये। तो यह जो आपका 32 वर्ष का जो स्ट्रगल है, वो 2007 के आसपास उनका, कोई 2004 का एक उनका वीडियो वायरल होता है, जब आर्कुट वगैरह आया था, उन्होंने सोशल मीडिया के साथ अपग्रेड किया अपने आपको। और एक 1997 के आसपास का एक वीडियो उनका मुझे जो ऑडियो मिला है, लेकिन उस समय भी वो हिट नहीं हुए थे। हिट होना उनका शुरुआत होती है 2011-12 के बाद, वो पूरे देश में फैल जाते हैं, अचानक युवाओं के रोल मॉडल बन जाते हैं। हाँ, तो एक उनका संघर्ष है और मेहनत करते हैं। ऐसे बहुत सारे कवि हैं। उनके काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व और बहुत ही सरल व्यक्तित्व। सरिता शर्मा जी हैं, डॉक्टर सरिता शर्मा जी हैं। आपका कवित्रियों में एक हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी हैं। इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला है कवियों की।
जो मंच पे स्थापित डॉक्टर हरिओम पंवार जी हैं, जो कि अध्यापक हैं और अध्यापक होने के साथ साथ धीरे धीरे कविता में भी आ गए। तो हमें ये भी देखना है कि स्थापित होने के लिए जरूरी नहीं कि वो केवल चुटकुले सुना रहा है। ज्यादातर जो वाकई में, मैंने कभी एक दोहा लिखा था कि गिरती हुई इमारतें यही दे गई ज्ञान, गिरती हुई इमारतें यही दे गई ज्ञान, कठिन शिखर पर बैठना छूना है आसान। तो शिखर पे बैठना, टॉप पे स्टेबल रहना, वो कठिन काम है। टेस्ट तो कोई भी, एवरेस्ट की चोटी फतेह बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन कोई घर बना के वहां रहने नहीं लग जाता है। तो जो सफलता के शिखर पे आपको घर बना के रहना पड़ेगा, तब आप अपने आप को स्थापित मानिए। जी, एक मकाम पे पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करना, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जाएंगे बिल्कुल, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये प्रश्न पूछने का मतलब ये था कि जैसा कि आपने बताया कि 32 साल हो गए लगभग उम्र, तो उन 32 सालों में जी, उन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल करी। क्या उन 32 सालों में कोई दूसरा, अच्छा इस पर सवाल करने से मतलब मेरा ये नहीं कि कुमार विश्वास खराब कवि हैं, हमें बहुत पसंद है, जी 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 जी, लेकिन 32 साल दूसरा उनके समानांतर कोई ऐसा कवि नहीं आ सका जो उनके बराबर ही ख्याति प्राप्त हो? नहीं, बहुत सारे कवि हैं। शैलेश लोढ़ा जी हैं, राजस्थान के हैं, वो भी लगभग पेमेंट में उनके आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ की काफी हद तक निकटस्थ हैं उनके। और हरिओम पंवार जी का भी अच्छा पेमेंट है, महंगे उस पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिसे कहा जाए ना, एक व्यक्ति होता है जो लीड करता है पूरी इंडस्ट्री को, तो बतौर लीडर जो है इनका नाम निश्चित तौर पे सबसे आगे आता है। और ऐसा नहीं कि उनके बराबर लिखने वाले कवियों में नीरज जी अपने समय में यश और प्रसिद्धि के सबसे बड़े मतलब प्रतिमान रहे हैं। उनसे पहले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी रहे हैं। तो मंची कविता का तो बहुत बड़ा दौर है। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी और उर्मिलेश शंखधर जी, तो एक बड़ी मतलब एक समझ लीजिए कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी है इनसे पहले की भी। इनके समकालीन में आप रख सकते हैं प्रमोद तिवारी सर, जो नहीं रहे हमारे बीच में, देवल आशीष सर, ये सब बहुत अच्छे कवियों में परिगणित होते हैं और अपने उम्र के समझिए कि दूसरे पड़ाव में सफलता के उस शिखर को अर्जित कर रहे थे। तो जो असमय काल के गाल में समा गए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि इनके समकालीन। और अभी एक नई पौध आई है जो बहुत अच्छा लिखती भी और बहुत अच्छी प्रस्तुति भी है। उसमें श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी का नाम सबसे आगे है लेखकों में। मतलब उन्होंने तो साहित्य जगत को जो अपने कविता के माध्यम से जो नई ऊंचाई दी है, वो संभवतः मैं अगर कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुमार विश्वास जी ने जिस प्रकार वाचिक परंपरा में जो गति दी है, वही लेखन की परंपरा में आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी ने दी है, आदरणीय श्री आदर्श सिंह निखिल जी ने दी है, श्री चंद्रेश शेखर शुक्ल जी ने दी है, श्री अमरनाथ ललित जी ने दी है। अभी और युवा कवियों में वाचिक परंपरा में बहुत अच्छा नाम हमारे सामने आता है रामायणधर द्विवेदी जी का, स्वयं श्रीवास्तव जी का, अमन अक्षर जी का। तो एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। तो साहित्य जगत में क्या होता है, एक पीढ़ी जाती है और उसके पीछे दूसरी एक पीढ़ी स्थान लेने के लिए तैयार रहती है। गजेंद्र प्रियांशु जी इस समय देश के सबसे मतलब जिसे कह सकते हैं प्रचलित गीतकारों में से एक हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस जॉनर में जाएंगे, अगर आप गीत के जॉनर में जाएंगे, रमेश शर्मा जी का नाम आता है, वो भी अपने समय के मतलब जिन्हें सुनने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। ऐसे कवियों में हमारे शहर के ही हैं रमेश रंजन मिश्र जी। उनको सुनने के लिए तो लोग 15-15 किलोमीटर से लोग अभी भी साइकिल चला के आ जाते थे, पैदल तक आए हैं चलने के लिए। तो ऐसे कवियों ने भी अपने लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसा नहीं है कि वही एकमात्र कवि है। सभी को मैं पढ़ता रहता हूं। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा एक लोडेड क्वेश्चन है जी। काव्य जगत में राजनीति हर जगत में विद्यमान, तो काव्य जगत में भी क्या राजनीति है? अगर है तो किस तरीके की है और किस तरीके से अच्छे कवि उसे टैकल करते हैं, या कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते? बिल्कुल कर सकते हैं। 1947 में जब हमारा देश जो है स्वतंत्र घोषित किया गया, तो 15 अगस्त 1947 से, उससे पहले से ही हम लोग राजनीति में आ गए थे।
जब भारत में एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, तो तभी से भारत के लोगों ने एक तरीके से सक्रिय राजनीति में गांधी जी के आंदोलनों के माध्यम से, उसके बाद भगत सिंह जी के माध्यम से जो क्रांतिकारी दल बना था उसके माध्यम से लोगों ने समय समय जो है राजनीति में अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया। तो राजनीति से बहुत अच्छे अच्छे कवि आए, तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, आपके रमेश पोखरियाल जी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संभवतः भी हैं या नहीं है मुझे जानकारी नहीं, पर वो केंद्रीय मंत्री हैं संभवतः काफी समय तक, और बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बड़ी श्रृंखला है कवियों की जो राजनीति से आई है, और जो आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति है या नहीं, बिल्कुल है। कविता के और साहित्य में राजनीति तो होनी ही चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि अगर राजनीति नहीं होगी, यह है कि कुत्सित ना हो, कुत्सित ना हो, एक दूसरे के वही केकड़े वाली राजनीति ना हो कि दूसरे की टांग पकड़ के हमें खींचनी है। जी, कुत्सित राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठहराते हैं आपको कुछ अगर उदाहरण देकर समझाना चाहें कि ये राजनीति जो है ये ठीक है? नहीं, राजनीति इस तरीके के, जैसे आप क्या करते हैं, एक परंपरा निराला जी के बाद से शुरू हुई। हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे जी ने तार सप्तक नाम से एक संग्रह निकाला, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे कवियों को लिखित किया जो शायद कविता नहीं जानते थे, गद्य के लेखक थे, और उन्हें कवि कहकर प्रचारित किया। तो उससे हिंदी साहित्य में अकविता का एक बड़ा दौर शुरू हुआ। उसे नई कविता का नाम दिया गया, प्रगतिशील कविता का नाम दिया गया, लेकिन मैं उस पूरे कालखंड को जो है अकविता का दौर कहूंगा, क्योंकि अच्छी कविता को धीरे धीरे जो है हाशिए पे डाल दिया गया। मतलब मैं देखता हूं उसी कालखंड में श्री रामजी दास कपूर जी जैसे लोग होते हैं जिनकी किताब गंगाश्रम जो है आज अमेरिका में पाठ्यक्रम में शामिल है, ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी वहां पे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज में वो पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, और बड़ी मानक हिंदी उन्होंने रचना की। तो वो जो उन्होंने किया, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, गुटबाजी शुरू हो गई। क्योंकि हो ये रहा था कि हम लोग भारत में उसी समय, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जाल को। 1945 का जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो पूरे इस द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है अमेरिका और रूस दो बड़ी महाशक्तियां उभरती हैं, सोवियत संघ, है ना। तो इन दोनों शक्तियों में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा द्वंद्व होता है और शीत युद्ध आरंभ हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, तो 1945 के बाद से शीत युद्ध आरंभ हो जाता है, जो कि 1990 तक रहता है। तो उस 1990 तक का जो कालखंड है, उसके बीच में इन दोनों देशों का ये रहा, इसी ने एक बड़े आतंकवाद को जन्म दिया, तालिबान को जन्म दिया। इसी ने जो है अगर आज 9/11 का जो हम लोग आक्रमण देखते हैं, वो संभवतः तालिबानी जो तैयार की गई अमेरिका और रूस के द्वारा जो तैयार किया गया एक विस्फोट था, वो उन पर ही भारी गुजरा। तो उस समय रूस के बहुत सारे, मुझे याद है कि एक प्रगतिशील लेखक संघ बनाया गया स्वतंत्रता के समय से ही, मतलब आरंभ कर दिया गया था। तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का ये रहता था कि जो नवस्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको कैसे भी करके उनके साहित्य को, उनकी संस्कृति को जो है अपने अनुकूल बनाया जाए। तो उसी श्रृंखला में भारत में जो है बहुत बड़ी संख्या में वामपंथी साहित्य जो है, जिसे वामपंथी शब्द मैं नहीं कहूँगा, सीधे सीधे कम्युनिस्ट कहूँगा, क्योंकि वामपंथ हमारे सनातन धर्म की एक शाखा का नाम है, वाम मार्ग कहते हैं उसे, अघोर साधना कहते हैं। तो कम्युनिस्टों का धीरे धीरे प्रवेश हुआ साहित्य में, और जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव नारी विमर्श पे, क्रांति की बात करे, मजदूरों के हक की बात। अच्छा, भारत में क्या किसान था, मजदूर उस समय तक इतने विकसित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बड़े महानगरों में, मुंबई है, मुंबई में मिलें थी, आपके क्या कहते हैं कानपुर शहर में। तो आज भी मैं तो कानपुर के उस गली में गया हूं जहां आज भी बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों के जो है ऑफिस बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े घर हैं, और मजदूर नेता हैं, और वो अच्छे अच्छे मतलब कवि उसमें से। में क्या हुआ, उर्दू में भी अली सरदार जाफरी जी जैसे लोगों ने जो है आजाद नज्म का एक कॉन्सेप्ट चलाया,
लेकिन उर्दू में वो लोग कट्टर बने रहे कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। वो बहर पे खारिज कर देते थे, वो मीटर पे नहीं है कह के हटा देते थे। इस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। तो उर्दू में साफ सफाई हमेशा चलती रहती। आज भी आप जरा सा आपका उच्चारण जो है गड़बड़ा जाए तो वो तुरंत टोक देंगे। यद्यपि ये अलग बात है, हमारा एक नुक्ता डिस्टर्ब होता है तो उनको अखर जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण शब्द को वो बिरहमन बोलते हैं, तब उनको नहीं अखरता। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो यही प्रमोद को परमोद बोलेंगे, है ना। तो हाँ, तो लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरीके से स्ट्रिक्ट बनाए रखा, अपने साहित्य में बहुत लोच नहीं आने दिया। तो उन्होंने कहा आपको कथ्य की दृष्टि से जो विकास करना हो कर लो, शिल्प की दृष्टि में छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने शुरू किया अतुकांत, तो तुकांत का खेल शुरू हो गया कि आप तुकांत कविता लिखते हैं, हम अतुकांत लिखते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, संस्कृत का अधिकांश साहित्य जो है अतुकांत है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, ईशावास्योपनिषद का प्रथम श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम। अब आप इसमें देखिए, है ना। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, अब जगत और धनम आखिरी में आ रहा है। कहाँ से तुकांत है भाई साहब? कोई तुकांत नहीं है। कोई है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तुकांत नहीं, यानी हम अतुकांत साहित्य। लेकिन इन सबके बाद भी हमने क्या किया, हम छंद का निर्वहन करते रहे। हमने छंद नहीं छोड़ा, संस्कृत में भी नहीं छोड़ा और हिंदी में भी आए तो हिंदी में, लेकिन छांदस काव्य को हाशिए पे डाल दिया गया। जिसने भी छंद लिखा उससे ये कहने लगे, अभी तो मेरी 2 वर्ष पहले एक बहुत अच्छे हमारे परिचित हैं, उनसे लड़ाई हो गई इसी बात पे, 2-3 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने कहा आप लोग छंद लिखते हैं, हम कविता लिखते हैं। मैंने कहा ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। आप तो कविता, आप जो जिसे गद्य कहते हो, अब मैं इसे कह दूं कि सामने दीवार है, दीवार पे डंडा लटका हुआ है, डंडे में पर्दा है, पर्दे के पीछे से मुझे लगता है कि झांक रही हैं मुझे 2 आंखें, तो मैं इसे कविता नहीं मान सकता। वो आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सुनना चाहती हैं, मतलब जिसे कह सकते हैं ब्लैंक वर्स। उसको खुद नहीं पता कि वो खुद क्या कहना चाहता है। मतलब पहले कभी कविता लिखे, फिर उसको पढ़े और फिर सोचे कि दूसरे को खुजलाए, बोले ये मैंने क्या लिख दिया, और फिर दूसरे को पढ़ाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक कॉकस बना लिया। जो आपने राजनीति शब्द इस्तेमाल किया था, इन्होंने अपना एक कॉकस बना लिया और उसी में ये अपना लिखते हैं और 4 लोगों को सुनाते हैं, फिर वो लिखते हैं, वो 4 लोगों को सुनाते हैं। तो यही चल रहा है और ये एक बहुत बुरा दौर है। अच्छा, इसी के साथ एक और खेल शुरू हुआ। मंची साहित्य अलग है, मंची कविता अलग है, साहित्य की कविता अलग है, और ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली। तो इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य का जो वास्तविक साहित्य था, विशेष तौर से जो वास्तविक कविता थी, वो हाशिए पे चली गई। और उसी की पूरी लड़ाई है हम लोगों की, और लड़ रहे हैं। देखिए काफी हद तक सफल भी हो गए। हमें एक बहुत बड़े नायक के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश आकुल, मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे कवि, मुझे याद है करीब 4-5 वर्ष पूर्व की बात है, मैं एक कार्यक्रम में श्री लखनऊ के एक जाने माने पहले भूतपूर्व गीतकार हैं, बाद में यही कविता लिखने लग गए, श्री नरेश सक्सेना जी हैं। तो उनके साथ आ रहे, तो मैंने कहा आप तो पहले गीतकार थे, अचानक आपको क्या हो गया, ये सब आप लिखने लगे। बोले बहुत सारी बातें हैं जो कविता में जो है उसके वो छंदों में बांधी नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ये आपकी विफलता है, ये छंद की विफलता क्यों कह रहे हैं कि छंद में नहीं बांधी जा सकती। आप ये कहिए कि मैं छंद में नहीं बांध सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा कथ्य या कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसी कविता नहीं है, मतलब जो सेंट्रल आइडिया जो हम कहना चाहते हैं, कोई ऐसा भाव नहीं है जो हम छंद में पिरो ना सकें। अभी मैंने आपको छोटे छोटे 4-5 दोहे सुनाए, और एक दोहे के आप 50 अर्थ निकाल लीजिए। तो आप ये बताइए वो दोहा मारक है या मैं एक लंबी सी कहानी पिरामिड शक्ल में आपको सुना दूं गद्य के रूप में। और युवा पीढ़ी ने उसी को नकारा, उसी कविता को नकारा। आज जो है कुमार विश्वास जी को बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा छांदस काव्य में लड़कों को, युवाओं को उन्मुख करने में उनका बड़ा भारी योगदान है। भले लड़के उनकी नकल करते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि तर्ज पे लिखने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उसी धुन के सहारे लड़कों में छांदस काव्य के प्रति एक अनुराग उत्पन्न हुआ। देवल आशीष जी के को देखकर बहुत सारे लड़कों ने राधा कृष्ण के छंद को कॉपी करने की चेष्टा की। और इस मैं दो बड़े नाम लेना चाहूंगा, लखनऊ के हैं जिन्होंने छंद की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया, और सिर्फ काम ही नहीं किया, उन्होंने देश को बहुत अच्छे अच्छे कवि भी दिए। उनमें दो नाम आते हैं, एक डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी जी का और पंडित ओम नीरव मिश्र जी का। ये दोनों लोग ऐसे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनको ढूंढ कर पढ़िए, अगर आपको कहीं मिल जाते हैं जी जी ढूंढ कर पढ़िए, आपको फेसबुक पर आसानी से उपलब्ध होंगे। जी जी आप आगे चलिए। जी जी कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं, अनुपमा शरद जी शायद कहना चाह रहे हैं, साहित्य की धारा असीमित है, इसकी सुंदरता भी यही है। देखिए, धारा तो असीमित है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसको किनारों में बांधना, जैसे नदी जो है हमें तब तक सुंदर लगती है जब तक वो दो किनारों में बंधी रहती है। जैसे ही वो दोनों किनारों का अतिक्रमण कर देती है, वैसे ही वो बाढ़ का पानी आ जाता है और जगह जगह गड्ढों में भर जाती है और वो पानी सड़ने लग जाता है। ऐसे ही कविता के साथ है, कविता नदी के समान है, उसके दोनों किनारों को अगर हम नियंत्रित रखेंगे तो वह पानी सड़ने नहीं पाएगा, उसका सौंदर्य बना रहेगा, उसका प्रवाह बना रहेगा। बिखरी हुई नदी किसी काम की नहीं होती है। तो आदरणीय अनुपमा शरद जी का मैं स्वागत करता हूं। और जो मैं बोलना चाह रहा था कि एक बड़ी जो परंपरा विकसित हो गई है साहित्य में, एक दूसरे की टांग, तो मैं इन दोनों लोगों का नाम दे रहा था जिन्होंने बड़े बड़े, तो अभी वर्तमान में जैसे धीरज श्रीवास्तव जी हैं, आपके श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी हैं, मैंने उनका नाम लिया। ज्ञान प्रकाश आकुल जी तो मतलब शायद ही कोई ऐसा विषय हो आप उनको दीजिए और 5 मिनट में उनसे गीत ले लीजिए, 5 मिनट में कविता ले लीजिए, छंद में, मुक्तक में, मतलब वो उन्होंने उन लोगों को ये बताया कि ऐसा है कि दुनिया, आप जो कहते थे कि इस विषय को शब्दों में, छंद में बांधा नहीं जा सकता, इसको मैं बांध सकता हूँ। और उनकी देखा देखी आज के समय में कम से कम, अभी मैंने क्या पूरे एक हमारा ऐसे ही एक हम लोगों ने आंदोलन चलाया है पिछले 2 वर्षों से। हाँ, तो एक कार्यक्रम हुआ गांधी पुस्तक मेले के नाम से, श्री नीरज अरोड़ा जी के संयोजन में उन्होंने मतलब आयोजन किया। तो उसमें लगभग 160 कवियों ने छंदबद्ध रूप से काव्य पाठ किया, जिसमें युवा सर्वाधिक उनकी उपस्थिति 160 कवियों ने, और 14 दिन तक लगातार छांदस कवि सम्मेलन चला। अच्छा, वहाँ सबसे अच्छी चीज ये थी कि हर बार ऑडियंस बदलती है, क्योंकि स्टेशन है, लोग आते हैं जाते हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन पे। तो उसी समय आपको कविता का महत्व पता चल जाता है कि हाँ, हमारी कविता में दम है, कितना लोग आकर्षित होकर कितना आ सकते, कितनी देर सामने बैठेंगे और कितनी देर सामने वाला सूटकेस उठा के चल देगा। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां भी छूट गई, बहुत सारे लोगों ने जो है कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ कभी नहीं मतलब अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे तो वो उठ के चले भी जाते थे। तो मुझे दोबारा में जैसे संचालन कभी मैं कर रहा होता था दूसरे, तो किसी ऐसे कवि को भेजना पड़ता था जो लोगों को संभाल सके, बांध के रखे थोड़ी देर। तो उससे एक तरीके से एक प्रयोगशाला जैसी विकसित हो चुकी है लखनऊ में। और एक बहुत बुरी परंपरा साहित्य जगत में विकसित थी, जिसे मोनोपॉली, मैं इसका बहुत सख्त विरोधी रहा हूँ, एकाधिकार किसी भी चीज का। तो साहित्य जगत में क्या था, जो कोई भी आता था वो कोशिश करता था कब्जा कर लो, ये लड़का आया है इसको कब्जा कर लो, ये लड़का आया है इसको कब्जा कर लो। और अच्छा, वो लड़का जब तक उनके चरण वंदना नहीं करेगा, उनके चरण नहीं छुएगा, तब तक उसको साहित्यकार का टैग नहीं मिलेगा, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो हमने इसको लेके जो है एक पूरा आंदोलन चलाया और उन लड़कों से सीधे कहा कि किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, अपना खुद का आंदोलन चलाइए, अपना खुद का मंच स्थापित करिए, अपनी खुद की कविता पढ़िए। जैसे एक हमारे बहुत आदरणीय सत्यकाम आनंद भैया हैं, उन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन के नाम से उन्होंने और बिम्बो, ब्यूटीफुल इमेज ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज करके मतलब उनका है, तो उन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सिनेमा की खेती करेंगे। तो मैंने कहा जैसे सिनेमा की खेती हो सकती है वैसे कवियों की भी खेती होगी, कविता की भी खेती होगी, और बड़े शक्तिशाली ढंग से हिंदी कविता में। देखिए, ऐसा नहीं हम गजल को अवॉइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनमें
लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जैसे काव्योदय नाम का एक समूह है, और ऐसे 4-5 बहुत सारे समूह हैं जिनमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और लगभग 50,000 गजलें रोज आ रही हैं नित्य प्रति। तो हमने कहा हिंदी कविता में क्या काम हो रहा है, तो हमने कहा कि हिंदी कविता में गीत एक ऐसा माध्यम है जो गजल के साथ साथ चल सकता है और हिंदी कविता को नए आयाम दे सकता है। तो आदरणीय सर्वेश त्रिपाठी जी का नाम मैं लेना भूल गया था। हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, कई 5 से 6 भाषाओं के वो मतलब बराबर समान गति रखते हैं, संस्कृत, और अच्छा अधिकार है उनका। तो और हिंदी कविता में उनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। तो कुछ जो गिने चुने नाम हैं साहित्य जगत में जिन पे हम गर्व कर सकते हैं, जो पूरी पीढ़ी का जो है उनके नाम पर पूरी पीढ़ी की जा सकती है। सब 1000-2000 कविताएं लिख चुके हैं। अभी आयु भी ज्यादा नहीं, सब 40 के अंदर वाले लोग हैं, ऊपर की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो यानी जब 40 तक पहुंचते पहुंचते ये लोग 2-2.5 हजार गीत लिख डालेंगे, तो एक बड़ा साहित्य हमारे सामने होगा, और परिष्कृत साहित्य है। ये नहीं कि मतलब कूड़ा कबाड़ा लिख रहे हैं। आप एक गीत पढ़िए और उसके 50 अर्थ निकालिए, यानी अभिधा, व्यंजना, लक्षणा तीनों का बहुत अद्भुत समावेश है ना। और क्या पूछना चाहते हैं? जी, इस पर भी आएंगे, अभी चर्चा करेंगे कि तांत्रिक लेखन क्या है और कैसे किया जाए। इससे पहले थोड़ा सा इस विषय पर बात हो जाए, थोड़ा सा और प्रवेश दिया जाए, क्योंकि अभी रूप से आराम से समझ में नहीं आ रहा होगा उनको जी। जो अतुकांत कविता या अकविता जिसे आप संज्ञा दे रहे हैं, ये छंदबद्ध कविता से किस तरीके से अलग है या कमतर है आपकी दृष्टि में? क्योंकि ऐसे तमाम कवि हैं जिनका नाम शीर्ष स्थान पर लिया जाता है, जैसे सर्वेश्वर सिन्हा हो गए और विनोद कुमार शुक्ल हैं। अभी मानव कौल को आप देख सकते हैं। तमाम लंबी फहरिस्त है, जैसे नरेश सक्सेना जी का आपने नाम लिया। तो ये खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब युवा इनको पसंद कर रहा है। फिर भी आपका एक अलग मानना है कि छंदबद्ध कविता ज्यादा श्रेष्ठ है। तो किस तरीके से, क्या अगर आप उदाहरण देकर कुछ समझाना चाहें कि किस तरीके की कविता? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है, विश्व में सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो ग्रंथ पढ़ा जाता है उसका नाम है श्री रामचरितमानस। इससे ज्यादा विश्व में कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं जाता। उसके बाद जो सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली कृति है वो है मधुशाला, वो छंदबद्ध है। उससे पहले आप संस्कृत के लगभग सारे साहित्य पढ़े जाते हैं, आप जानते हैं। तो मैं हिंदी साहित्य में जो 2 ग्रंथ बता रहा हूँ, एक अवधि का है, हिंदी की एक शाखा का एक काव्य है। उसके बाद आप जब खड़ी बोली हिंदी कविता में आएंगे तो बहुत सारी पुस्तकें जो है खरीद के पढ़ी जा रही हैं। हिंदी कविता में एक बड़ा बुरा दौर है जो अच्छे कवियों को छापा नहीं गया। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, पोएटिक सेंस होना और पोएट्री लिखना दोनों में अंतर है। जैसे अक्सर एक डेफिनेशन खूब उछाली जाती है कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस। तो मैं कहता हूं अधूरी कविता की परिभाषा क्यों बताते हो? क्या इतना ही शेक्सपियर ने कहा था? इसके आगे भी कहा है, कविता की और भी तगड़ी परिभाषा है। वो इतनी 3 लाइन की परिभाषा को क्या करते हैं, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस। तो मतलब मेरे मन में गाली आ गई, उसको भी आप कविता कह देंगे, है ना। मेरे मन में कोई विचार आ गया, उसको भी आप कविता कह देंगे। तो सिर्फ विचार कविता नहीं है, शिल्प का होना बहुत आवश्यक है और विशेष तौर से छंद का होना अत्यंत आवश्यक है। इस पे मेरी कई बार जो है, जैसे मानव कौल जी हैं, तो उनका पोएटिक सेंस बहुत अच्छा है। उनका आप गद्य पढ़िए, आपको लगेगा कि आप कविता पढ़ रहे हैं। तो आपने सुना होगा श्री विद्यानिवास मिश्र जी का नाम सुना होगा। तो उनका एक ललित निबंध बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ललित निबंध है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभूति होगी कि अरे ये तो कविता है, लेकिन वो कविता नहीं है। काव्य तत्व तो है उसमें, लेकिन वो कविता नहीं है। वो कविता का फील देगा आपको, लेकिन वो कविता नहीं, वो ललित निबंध है। वो ललित निबंध उन्होंने स्वयं कह दिया। वो चाहते तो उसको जो है टुकड़ों में काट के उसको जो है वो कह सकते थे कि नहीं, ललित निबंध जैसा कुछ नहीं, ये तो कविता है।
मैं आपको बताऊं, दैनिक जागरण के एक संपादक हुए हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं, सुरेंद्र मोहन या योगेंद्र मोहन, दो तीन लोग हुए हैं। सबको कविता का बड़ा शौक। तो मैंने एक बार पुनर्नवा करके एक मैगजीन आती थी, तो उन्होंने कविता लिखी थी, असंपृक्त, सुदृढ़, ऐसे करके उन्होंने 10-12 शब्द लिखे थे और वो कविता थी उनकी। तो प्रकाशक अगर इस तरीके से कविता, दिक्कत ये होने लग गई तो संपादक है जो प्रकाशक है, वो संपादक और प्रकाशक ना होकर जब खुद कवि या लेखक बनने की चेष्टा करने लगता है तो कविता का अंत शुरू हो जाता, साहित्य की दुर्दशा आरंभ हो जाती है। तो अगर मैं इनकी कविता को किसी भी स्थिति में, चूंकि छंदबद्ध नहीं है, मैं किसी भी स्थिति में इन्हें कवि नहीं मान सकता। इन्हें पूरा विश्व उद्घोषित कर दे कि ये कवि है, मैं नहीं मान सकता। ये मेरा मत नहीं है, वास्तव में ये कवि नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरा मत है, मेरा मत नहीं है, वास्तव में ये कवि नहीं है। अनावश्यक किसी व्यक्ति को 4 लोग, जैसे फिर तो आप भीड़ तंत्र के समर्थक हो गए ना, कि 50 लोग मिलकर कह दें कि ये बड़ा शरीफ आदमी है जबकि वो गुंडा हो। तो वैसे ही साहित्य में जो अकवि है, जो ऊटपटांग लिख रहा है, अभी कुछ समय पहले पेटीकोट करके एक कविता आई थी, अब बताइए ये विषय है कविता का, ऐसे कविताएं लिख रहे हैं। तो आप, और वही फ्री वर्स था पूरा का पूरा, उसमें उसने सोचा कि मैंने नारी विमर्श, आज मैं दोपहर में आपसे बात कर रहा था, श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव जी कानपुर के बहुत अच्छे कवि हैं। नारी विमर्श की कितनी अच्छी कविता है उनकी, जितना खिड़की से दिखता उतना ही सावन मेरा है। तो ऐसे जो कविता आ रही है, तो आप कह दें कि आप लिखी नहीं जा सकती, नारी विमर्श नहीं लिखा जा सकता छंदबद्ध रूप में। अच्छा, एक और टैग लगाना शुरू हुआ कि जो फ्री वर्स लिखता है, जो थोड़ा बहुत मजदूर की बात, इंकलाब लाएंगे, ये तो नारेबाजी कविता नहीं होती, सीधी बात। हाँ, आपकी कविता नारा बन सकती है। जैसे मैंने कभी लिखा, एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे सज्जन, तो उन्होंने कहा कुछ लिख दीजिए, तो मैंने कहा देखिए चमचागिरी में तो मैं लिख नहीं पाऊंगा आपकी, तो मैंने उनको दोहा लिख के दे दिया कि लोकतंत्र बस चाहता यही रंग हर बार, जनता का नेता बने जनता की सरकार। वो नारा बन गया। मुझे याद है सौरभ श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे नेता भी हैं वो, और कवि भी हैं, ओज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखी और वो पूरे चुनाव में इतनी फेमस हुई, इतनी बार ट्वीट की गई, वायरल हो गई कि साहेब माफी नहीं मिलेगी अब की बार चुनावों में। और आप यकीन मानिए, अखिलेश यादव जी के अगेंस्ट जब चुनाव हुआ 2000, अभी हमारा 22 में चुनाव होना ना, तो 22 से पहले 17 में जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में जब अखिलेश जी की सरकार जाती है, अखिलेश यादव जी की, तो उस चुनाव में उनके खिलाफ पूरा का पूरा कि साहेब माफी नहीं मिलेगी अब की बार चुनाव में, तो वह कविता नारा बन गई। लेकिन नारा कविता नहीं बन सकती। तो ये जो नारेबाजी है, इसे मैं कविता नहीं मानूंगा। ये जो पोएटिक सेंस को, जनवादी कविता क्या होती है? जनवादी कविता की आड़ लेकर ऐसा कुछ लिखा जाता रहेगा? देखिए होता क्या है, कुछ ही जन, जिसको आजकल जनवादी कविता की मैं जन की परिभाषा बताता हूँ कि मजदूर ले आइए, इमोशंस के साथ खेलना लोगों के, मजदूर ले आइए, हिंदुस्तान की दुर्दशा ले आइए, जितना आप निगेटिव भारत के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जनवाद का सीधा मतलब है कम्युनिज्म। उन्होंने अपना एक नया चेहरा ओढ़ लिया है कम्युनिस्टों ने कि मैं जनवादी हूं, जबकि उनका जनता से कोई लेना देना नहीं। अगर आज किसी को जरूरत पड़ जाए, मैंने बहुत सारे जनवादी लोगों को भूखे मरते हुए देखा है, बहुत सारे जनवादी पुराने फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मैंने देखा है। और बहुत सारे ऐसे भी देखा है कि उन्होंने जूते पहन रखे हैं वुडलैंड के, सैंडल पहन के घूम रहे हैं, चप्पलें पहन के घूम रहे हैं, बड़ी सी चुटिया रखे हुए हैं, कैप लगाए हुए हैं, वो बोहेमियन जैसे नहीं, क्या बोहेमियन क्या बोलते हैं उसको, चे गुएवारा की तरह लुक रख के यो करते हुए घूम रहे हैं, है ना। तो उनमें और अंतर है ना। वो जनवादी कैसे हो गए, है ना। तो समाज के हर तबके तक लोक कल्याणकारी राज्य की जब आप बात करेंगे तो उसके लिए आपको, अच्छा उनका जो जनवाद है वो घूम फिर के वो मार्क्स पे आते हैं, मार्क्स पे खत्म, लेनिन पे आ जाएंगे, लेनिन पे खत्म, माओ से तुंग पे आएंगे, वहां पे खत्म। तो आपकी विचारधारा इतनी सीमित हो गई कि भारत के लोग आपको दिखाई नहीं पड़ते। भारत का इतनी प्राचीन सभ्यता, भारत की इतनी लोक कल्याणकारी राज्य, एक के बाद एक प्रतिष्ठित राजा हुए, राजा शिव जैसे दानी राजा हुए, राजा अभी तक, मतलब एकदम रिसेंटली मैं बताऊं, राजा हर्षवर्धन का नाम आता है, कितना बड़ा नाम, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, कितने बड़े बड़े नाम हुए। तो हम उनका अगर राज्य
कोई भी साहित्य की विधा आयातित करने, हाँ प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे जापान से हाइकू आया छंद के रूप में, बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन लेखन में प्रचलित हुआ, वो लेखन में प्रचलित हुआ, लेकिन उसकी उपादेयता पठनीय मतलब वाचिक परंपरा में वो सुविकसित नहीं हो पाई। तो वह कविता जो लिखी भी अच्छी जाए, जो पढ़ी भी अच्छी जाए, जो सुनने में भी अच्छी लगे, सिर्फ वही जन कविता है। वो कविता जो हमारे होंठ से निकले और आपके होंठ तक पहुंच जाए। जैसे मैंने कितनी सारी कविताएं लिखी, आपको कई सारी याद हो गई, तो उस कविता की सार्थकता मैं इसे कह दूंगा कि हाँ चलो ये जन कविता मान ली जाए, 4 लोगों को याद हो गई। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूं कि मैं ही पढ़ूं और वो कुछ पत्रिकाओं में छप जाए, मैं कहूं किसी मजदूर से पूछिए कि केदारनाथ अग्रवाल जी की 4 लाइनें सुना दो, भला सुना दे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की 4 लाइनें सुना दो, सुना दे। तो केवल बुद्धिजीवी लोगों की कविता को आप कविता, जबकि रामचरितमानस की चौपाई जो है, आप किसी भी गरीब आदमी से पूछ लीजिए, 4 बार सुना देगा। कबीरदास जी का दोहा सुना देगा। तो असली जनकवि तो ये लोग थे, हम आप तो कहीं ठहरते ही नहीं इनके मुकाबले। तो ये जो फ्री वर्स लिख के जो जनकवि का जो झंडा लहरा रहे हैं, ये जनकवि हैं ही नहीं, ये जनता के शोषक हैं और मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा, जनकवि की बात आती है तो हमें अभी नहीं जाएगा। जनकवि और शायर अदम गोंडवी कितना बड़ा नाम है। देखिए वो, अच्छा उन्होंने जमीनी तौर पर उस चीज देखा है, समझा है, उसमें पले बड़े हैं, रहे हैं, तब वो वहां से शेर निकलते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वो बेसिकली वो भी एक मीटर में बांध के लिखते हैं इस तरीके से। अगर आप वो उर्दू है उनको स्थान, जैसे दुष्यंत कुमार जी हैं, आपने अदम गोंडवी जी का नाम लिया, ये सब जो है उर्दू की तरफ इनका झुकाव अधिक रहा है। इन्हें हिंदी साहित्य में मैं शामिल करना जो है उचित नहीं समझता। अच्छा, हाँ, हिंदी साहित्य में, जबकि दुष्यंत कुमार जी को हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा गजलकार माना जाता है। यद्यप कई कविताएं, कई रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य में है, स्वीकृत हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे इन्होंने जो अपना वो रखा अदम गोंडवी, है ना, तो ये गोंडवी, रायबरेलवी, लखनवी, ऐसे जो तखल्लुस रखे जाते हैं प्रायः उर्दू के शायर रखते हैं। हिंदी के कवियों में ये परंपरा नहीं है। अच्छा, अब बात आती है सार्थक लेखन की, कि किस तरीके का लेखन सार्थक लेखन कहलाता है, और ये सार्थक लेखन मूल रूप से होता क्या? जो लोक कल्याणकारी हो, समष्टि के हित में हो, वही साहित्य है। जो लोगों के हित, लोगों के लिए हितकर हो। हम सिर्फ समस्या ना दें, हम समाधान भी दें। कवि त्रिकालदर्शी, कवि शब्द जो है आजकल हर दूसरा तीसरा लड़का जो डायरी लेके घूमता है, वो अपने नाम के आगे कवि लगा लेता है। कवि का मतलब होता है त्रिकालदर्शी। उसे ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, उसे वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उसे उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, ब्राह्मण आरण्य के सब पढ़ने के बाद उसे आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। त्रिकालदर्शी होता है वो। हम बात कर रहे थे कि सार्थक लेखन कैसे किया जाए, सार्थक लेखन होता क्या है, उस पर आप बता रहे थे। अध्ययन करना चाहिए, हमें अपने पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, हमें जनता के बीच में निकलना चाहिए, लोगों के दुख दर्द देखने चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, नदियों से भेंट करनी, प्रकृति के जितने निकट आप रह सकें। तो साहित्य लेखन का मतलब है कि आप प्रतीक लेकर आएंगे और उन प्रतीकों के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए जो अच्छा हो सकता है, नए मुद्दे उठाना, नई बातें उठाना। एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, अली कली ही स्यो बिंधो आगे कौन हवाल, आपने सुना होगा अगर। तो उसमें क्या है कि एक राजा होता है, राजा जो है वो नई नई शादी हुई होती है, वो अपनी पत्नी में उलझा रहता है। तो राजकाज जब बिगड़ने लगता है तो एक कवि आता है और राजा को सचेत करता है कि अली कली ही स्यो बिंधो आगे कौन हवाल, कि अब जो है अगर आप यही करते रहेंगे तो आगे जो है आपके राज्य का क्या हालत होगी, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नृप को होए हमें का हानि, यानी राज्य की जनता का यह दृढ़ विश्वास था कि राजा कोई भी हो जाए, कितना भी राज्य व्यवस्था बदल जाए, राजा कोई भी बदले, हमारा नुकसान नहीं होने वाला है।
आज के समय में सरकार गिरती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जन। तो साहित्य का इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि ऐसी कुव्यवस्था के प्रति जनता को आगाह करे और अच्छी व्यवस्था के प्रति आशान्वित करे, उसके प्रति आस्थान्वित करे, लोगों को उसके प्रति उन्मुख होने के लिए प्रेरित करे। तो ऐसा साहित्य रचे जाने की आवश्यकता है, ऐसे राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता है जो सर्वहितप्रद हो, सनातन हो, हम सर्वहितकारी हो, सुसंस्कृत हो, सभ्य हो। पहला काम ये करें कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। हमको किसी के आगे झुकना नहीं है अनावश्यक, विनम्र होना है, लेकिन चरण वंदना नहीं करनी, किसी के अनावश्यक दंडवत नहीं करना है। इसलिए तो कतई नहीं करना कि हमें मौका देगा। बहुत सारे लोग आते हैं साहित्य पे कहते हैं, मुझे याद है मेरे पास दिल्ली से एक फोन आया, तो उसने कहा कि आप दिल्ली आइए, कवि सम्मेलन में आपको बुला रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। शुरुआती दिन थे, मुझे बहुत सारे लोग बुलाते रहते थे कि भाई नया कवि है, बुला लो, चल जाता है थोड़ा बहुत। तो हमने कहा ठीक है, आने की क्या व्यवस्था रहेगी? बोले आप आ जाइए टिकट करके। तो हमने कहा वो सब ठीक है, टिकट करके हम आ जाएं और वो आ जाएं, तो भाई टिकट विकट का कुछ तो मतलब मिलेगा आने जाने का। तो हमसे बोले मैं आपको मौका दे रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मौका देने वाले लोगों से सावधान रहना। जब तक आपका खुद का मन न करे। मेरे बहुत सारे जब मिलके गीत आंदोलन चला रहे थे तो बहुत सारे मित्र निःशुल्क आते थे, मतलब उनको मैं पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन वो सब लोग स्वेच्छा से, मैं तभी उनको बुलाता था जब मुझे पता होता था कि उस दिन वो लखनऊ में हैं। साहित्य में हमेशा याद रखिए, साहित्य में एक ना एक दिन आपको बड़ा बनना है। आपको जीवन में एक ना एक दिन आप बड़े बन ही जाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि हमें टॉप पे पहुंचना है, तो उस शिखर पे पहुंच के पीछे मुड़ के जब आप देखें तो आपको शर्मिक तौर से भारतीय साहित्य का तो अध्ययन कर ही लें, ताकि उनका शब्दकोश। मैं अक्सर देखता हूँ हिंदी में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि राम जाता है कि राम जाती है, और ऐसे लोग भी कविता करने आ जाते हैं और ऐसे लोग प्राय अपनी कविताएं भेज देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं जो मैं को मैं लिखते हैं, हूं को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हिंदी के जो शब्द हैं, परिष्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, तो उससे आपका शब्दकोश जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। तो आपको उसके बहुत अच्छा संवाद रहा आपसे। मैं आप सभी का, जितने लोग जुड़े, इससे लगभग 15-20 लोग जुड़े, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और मैं आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आरजे आदित्य विश्वकर्मा जी को, कि वो बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं दोनों क्षेत्रों में। जितना भी भैया ने कहा उसके मैं उतना योग्य तो नहीं हूँ, होने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ भैया की उम्मीदों पर जरूर एक दिन खरा उतरूं और वाकई में आपको गर्व हो हम पर। और जो कुछ भी आज हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान भैया का है, ये स्वीकार करें या ना करें बात नहीं है। नहीं, आपने बहुत परिश्रम किया है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस में जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत आभार भैया। हालांकि ये आभार व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता मात्र। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।